5 दिसंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हमारे पास एक PYQ होगा एंड बाकी अराउंड 5-6 टॉपिक्स हैं हमारे पास। प्रणाम देवियों और सज्जनों, द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो में 3 कलर के आपको हाईलाइट्स मिलेंगे। सैफरन कलर का मतलब हो कि उस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। येलो कलर का मतलब हो कि वो एडिटोरियल्स हैं और ग्रीन कलर का मतलब है कि ये सिर्फ हेडलाइंस ही है, इसको सिर्फ हेडलाइन को रीड करके इग्नोर कर देना है, इसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। सीक्वेंस इस तरीके से होने वाला है, पहले हम लोग प्रीवियस डे के टॉपिक को रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग 2 मिनट लगाएंगे और सारी हेडलाइंस को रीड करेंगे, जिसमें हम लोग मेजर टॉपिक्स की, एडिटोरियल्स की और जो ग्रीन वाली हेडलाइंस है सबके थ्रू गो थ्रू करेंगे। यहाँ पर हम लोग ग्रीन हेडलाइंस को हल्का सा 1-2 मिनट का टाइम दे करके एक्सप्लेन भी कर देंगे। देन हमारा टाइम आएगा मेजर न्यूज़ जो है उनको एक्सप्लेन करने का। इसमें वी विल बी कवरिंग द टॉपिक इन डिटेल। तो जो टॉपिक सैफरन कलर में होंगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम लोग एडिटोरियल्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। आपको नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कर सकते हो कि जैसे आज ही वीडियो देख रहे हो, आज से 2 दिन बाद का एक सीक्वेंस बना लो। 2 दिन बाद इसकी जो PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी उसको बस रीड करना, कुछ नोट डाउन मत करना। मैं तो कहूँगा न्यूज़पेपर से और इस PDF वगैरह से नोट डाउन मत करो, सिर्फ रीड करो, अवेयर रहो एंड एक पेन और पेपर साथ में ज़रूर रखो, क्योंकि नोट्स तो नहीं बट कुछ वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट बातें कभी कभी आ जाती हैं जो शायद नोट डाउन करनी पड़े। तो ओवरऑल 3 या 4 लाइन का कुछ आपको नोट डाउन करना पड़े एक दिन में तो वो काफ़ी है। नोट्स बनाने के लिए मैं कहूँगा कि मंथली मैगजीन को आप प्रेफर करो। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ देर बाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। लेट्स स्टार्ट विद यस्टरडेज, यानी कि 4 दिसंबर के जो टॉपिक्स थे उनका रिवीजन कर लेते हैं। कल का हमारा एक टॉपिक था, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है ही हैज स्टार्टेड टू एंटर द डिबेट ऑफ कॉलेजियम सिस्टम। हम लोगों ने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कल इसका देखा था। कॉलेजियम सिस्टम में हमारे सुप्रीम कोर्ट के एंड हाई कोर्ट के जो जजेस वगैरह होते हैं उनका अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र किया जाता है। इसका इवोल्यूशन 3 केसेस से हुआ था। फर्स्ट केस 1981, सेकंड केस 1993 और थर्ड केस है 1998 का। सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है उसको वहाँ के चीफ जस्टिस हेड करते हैं। हाई कोर्ट के कॉलेजियम को हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो हेड करते हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और CJI के जो प्रोसीजर होता है वो अलग अलग होता है तीनों का। एंड इसमें कुछ इश्यूज़ हैं क्योंकि एग्जीक्यूटिव को एनरोल नहीं किया गया है एंड बहुत बार देखा गया है कि फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म भी देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल है चेक्स एंड बैलेंसेस का विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का, वो यहाँ पर मिसिंग होता है। क्लोज डोर मैकेनिज्म है, किसी को पता नहीं चलता क्या हो रहा होता है एंड विमेन का रिप्रेजेंटेशन तो बिल्कुल ना के बराबर होता है। 2014 में गवर्नमेंट NJSC लेके आई थी जिसको 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन किया था। ये हमारा 99th अमेंडमेंट था। इस पर मेंस में भी क्वेश्चन आया था और इसमें प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था। कल हम लोगों ने एक टॉपिक के ऊपर बात की थी जहाँ पर वी वर मेंशनिंग कि क्या रोल होता है एक्सटर्नल स्टेट्स का और नॉन स्टेट एक्टर्स का विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। एम्स में रिसेंटली साइबर अटैक हुआ है। ये जिस न्यूज़ में डेली कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। एक दिन हम लोगों ने पूरा साइबर सिक्योरिटी कवर किया था एंड यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट कि जो एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स होते हैं इंडिया के बाहर वाले, उनके कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं हम लोगों को। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस MP-led स्कीम। 2020 के प्रीलिम्स में MP-led स्कीम आई थी। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, आर्टिकल 266 में गवर्नमेंट को जो भी एक्सपेंडिचर करना होता है ना आर्टिकल 266 से, उसके लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। एंड गवर्नमेंट की जो रिवेन्यूज़ होते हैं इनकम टैक्स के, सेंट्रल एक्साइज वगैरह के, वो सब के सब CFI में डिपॉजिट होते हैं। इस स्कीम के अकॉर्डिंगली हर एक MP को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं एंड वो नॉन लैप्सेबल फंड होता है, यानी कि उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कुछ डेवलपमेंटल वर्क करने होते हैं, उसमें ड्यूरेबल एसेट्स बनाने होते हैं। अगर कोई लोकसभा का MP होता है तो वो सारे प्रोजेक्ट्स अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में करेगा। राज्यसभा का जो MP होगा वो अपने स्टेट में किसी भी लोकेशन पे कर सकते हैं। एंड जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के और लोकसभा के, वो कंट्री में कहीं पर भी कोई डेवलपमेंटल वर्क रिकमेंड कर सकते हैं। इश्यू ये होता है कि इस तरह की स्कीम में ना कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है और इसकी मॉनिटरिंग रेगुलेशन में भी इश्यूज आते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट एक हमारी ड्रोन पॉलिसी के ऊपर हम लोगों ने बात की थी कि, और न्यूज़ में ये था कि पाकिस्तान का जो हमारा बॉर्डर है ना, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, वहाँ पर बहुत सारे ना ड्रोन्स वगैरह देखने को मिलते हैं। एंड रिसेंटली पता चला था कि सबका ऑरिजिन जो होता है ना वो पाक रेंजर्स है ना। रेंजर्स मतलब जो पाकिस्तान की और इंडिया की जो बॉर्डर लाइन है वहाँ पर वो लोग जो एक तरीके से पेट्रोलिंग करते रहते हैं ना, रेंजर्स वगैरह, उनकी जो आउटपोस्ट होते हैं ना वहीं से सारे के सारे ड्रोन्स निकल के आते हैं। 2021 में हमारे पास कुछ नए रूल्स आए थे विद रिस्पेक्ट टू द अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, बट ये इंडिया स्पेसिफिक थे। हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा जाना था। इसमें कुछ टाइप ऑफ ड्रोन के बारे में बात की गई थी, नैनो ड्रोन, माइक्रो ड्रोन, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। एंड गवर्नमेंट ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस रिमूव भी कर दिए। जैसे एयरपोर्ट के पास पहले 45 किलोमीटर तक की लिमिट हुआ करती थी, उसको रिड्यूस करके 12 किलोमीटर तक कर दिया था। यानी कि एयरपोर्ट के 12 किलोमीटर के आसपास अगर आपको कुछ ड्रोन वगैरह फ्लाइंग करना होगा देन यू नीड टू टेक अप। 12 किलोमीटर के अंदर अगर आप करेंगे तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। पहले था कि 45 किलोमीटर के अंदर तक की परमिशन लेनी पड़ती थी। कुछ चेंजेस किए गए थे और ये ड्राफ्ट था।
यूपीएससी ने एक IRMS का जो सेपरेट एग्जाम कर दिया है, उसके लिए आपके पास 4 ऑप्शनल होंगे, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। प्रीलिम्स का सिलेबस सेम रहेगा, मेंस का थोड़ा सा जो होगा पैटर्न चेंज हो जाएगा। डीजी यात्रा ऐप की हम लोगों ने बात की थी। रिसेंटली क्या हुआ कि एयरपोर्ट्स जो हमारे इंडिया में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ना सिंगापुर, दुबई में, अटलांटा में बहुत यूज़ हो रहा था, अब हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर अगर आपको कोई फ्लाइट लेनी है तो आप डीजी यात्रा ऐप डाउनलोड करो, उसमें यूजिंग योर आधार कार्ड आप अपना सारा डिटेल अपलोड कर दो, अपनी बुकिंग वगैरह का भी। एंड जब आप एयरपोर्ट पे जाओगे ना तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा गेट के ऊपर चेक इन के लिए, एंड बार बार अपना बोर्डिंग पास निकालना नहीं पड़ेगा। तो कॉन्टैक्टलेस है, पेपरलेस है। यू जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप आपका फेशियल रिकॉग्निशन होगा, यानी कि आपके फेस को स्कैन किया जाएगा डिफरेंट पॉइंट्स पर, और सारा डेटा यूजिंग योर फेस विल बी रिकॉर्डेड। तो ये चीज़ों को बहुत एफिशिएंट और टाइम सेविंग बनाने के लिए रिसेंटली कुछ एयरपोर्ट्स पर स्टार्ट किया गया है और कुछ एयरलाइंस ने इसको एक्सेप्ट किया है। धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, अभी ये पायलट बेसिस पर चल रहा है, एंड स्लोली इवेंचुअली ये इंडिया के सभी एयरपोर्ट्स पर लागू हो जाएगा। कल हम लोगों ने एक एनवायरनमेंट का एक छोटा सा न्यूज़ एडिटोरियल किया था। मैंने इसमें आप लोगों को कुछ अच्छे कीवर्ड्स बताए थे जो आप अपने एनवायरनमेंट की आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। देन हम लोगों ने बात की, अच्छा ये टॉपिक तो कल नहीं हुआ था ना, मेजरिंग फूड इनसिक्योरिटी, ठीक है, ये कल तक के सारे टॉपिक्स थे। एंड नेक्स्ट हम लोग अब आज का स्टार्ट करते हैं। आज की न्यूज़ एनालिसिस में हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ओपेक प्लस टू कंटिन्यू प्रेजेंट आउटपुट डिस्पाइट द फ्रेश सैंक्शंस ऑन रशिया। इस टॉपिक में हम लोगों को ओपेक प्लस के बारे में जानना पड़ेगा, ये सैंक्शंस वगैरह क्या चल रहे हैं, एंड कुछ ऑर्गेनाइजेशन है 13 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की, तो उनको कुछ इमीडिएटली एडिशनल मेजर्स के ऊपर काम करना पड़ रहा है। पूरा का पूरा टॉपिक जानने की कोशिश करेंगे। अब आज के सारे एनालिसिस में एक ही PYQ है, 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे मैंने इसका आंसर भी यहाँ मेंशन कर दिया है। अदर देन वेनेजुएला विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम साउथ अमेरिका इज अ मेंबर ऑफ द ओपेक, ऑल राइट। तो अर्जेंटीना, बोलिविया, एक्वाडोर एंड ब्राज़ील। तो उसने पहले ही बोल दिया था कि अदर देन वेनेजुएला साउथ अमेरिका से एक और मेंबर है ओपेक का, दैट इज एक्वाडोर। इस तरह के क्वेश्चन पहले आए थे और बाद में भी आया, जैसे G20 पर भी एक क्वेश्चन आया था कि फ्रॉम द फॉलोइंग कौन सी कंट्रीज हैं वो G20 का पार्ट बनती हैं। तो ये वो ग्रुप्स होते हैं जो न्यूज़ में उस टाइम चल रहे होते हैं। अगर आपका प्रीलिम्स अभी मई 2023 में है ना, तो मई 2023 से पिछले 6 महीने, यानी कि आप यही मान लो दिसंबर ऑनवर्ड्स जो भी ग्रुपिंग न्यूज़ में रहेंगे ना, उन ग्रुपिंग के मेंबर्स को ही याद करके जाना, और उसमें से 2-3 जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनको एक्सक्लूड कर देना। जैसे G20 का यूपीएससी ने रिसेंटली पूछा था, तो यूपीएससी बिल्कुल बेवकूफ़ी नहीं करेगा कि G20 को ही दोबारा पूछेगा। वो नहीं चाहता कि आप सिर्फ G20 पर ही फोकस करो। G20 2023 में इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वहाँ पर मेंस में क्वेश्चन आएगा, बट कोई दूसरा ऐसा ग्रुप होगा ज़रूर जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो पिछले 6 महीने में अगर वो न्यूज़ में रहा होगा ना, देन वो प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। सो थोड़ा आप खुद अपने दिमाग से भी सोचने की कोशिश कीजिए कि कौन सा टॉपिक मेंस में पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं और किसके प्रीलिम्स में। जैसे 2023 के मेंस में देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि G20 पर क्वेश्चन आएगा, बट लेट्स सी और क्या हो सकता है। अब ये रिसेंटली न्यूज़ में पहले भी था, उसको जानने से पहले हम लोग जरा ये ओपेक के बारे में जान लेते हैं सब कुछ। ये ओपेक प्लस क्या चीज़ होती है। 1960 में बनाया गया था। फाउंडिंग मेंबर्स है ईरान। अभी कंट्रीज़ को ना फोकस से सुनते चलो, द मोमेंट कंट्री का नाम आता है ना, आपके दिमाग में वर्ल्ड मैप होना चाहिए, और वर्ल्ड मैप में आप सीधा उस कंट्री की लोकेशन को पॉइंट आउट करने की कोशिश करो। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला। तो ओपेक उसके बाद से एक्सपेंड होकर 13 मेंबर स्टेट्स बन चुका है। स्टार्टिंग में ये लोग थे सब, बट अब 13 हो गए। तो अब इसमें कौन कौन है? अल्जीरिया, अंगोला, कोंगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, UAE एंड वेनेजुला। कतर इसमें से निकल गया था 2019 में, तब भी ये टॉपिक थोड़ा सा न्यूज़ में काफ़ी था। फिर इसमें एडिशन हुआ है दूसरे 10 और एलाइड मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का। तो जब ये 10 का इसमें एडिशन होगा ना, तब इसको बोला गया ओपेक प्लस। और ये कौन कौन से थे? ओपेक प्लस में क्या इंक्लूड किया गया? अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान एंड सुडान। अब रशिया अगर आपने देखा होगा इंपॉर्टेंट, तो ये जो न्यूज़ में मेंशन बात की जा रही है ना, ओपेक प्लस टू कंटिन्यू द प्रेजेंट आउटपुट डिस्पाइट फ्रेश सैंक्शंस ऑन रशिया। अब देखो, रशिया इसका पार्ट है ओपेक प्लस का, राइट, यानी कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। सबको पता होगा क्यों लगाया गया, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। उसके बावजूद भी जितना आउटपुट निकलता है इन कंट्रीज से वो चलता रहेगा। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर लिटिल अबाउट ओपेक। ऑब्जेक्टिव है इस ऑर्गेनाइजेशन का कि जो भी पेट्रोलियम की पॉलिसीज़ है ना इन मेंबर कंट्रीज़ की, उसमें ऑयल मार्केट में स्टेबलाइजेशन हो।
ऐसा ना हो कि एक कंट्री बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, एक कंट्री बहुत कम कर रही है, इनकी इकॉनमी डिस्टेबल ना हो। इसके अलावा कंज्यूमर्स को भी पेट्रोलियम टाइम टू टाइम मिलता रहे, प्रोड्यूसर्स के पास एक स्टेडी इनकम रहे, और जो भी इन्वेस्टमेंट आता है पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए उसके लिए रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत फेयर तरीके से होना चाहिए। पहले ये चीज़ कंट्रोल की जाती थी वेस्टर्न डोमिनेटेड मल्टीनेशनल ऑयल कंपनीज के द्वारा, उनको बोलते थे सेवन सिस्टर्स। तो ओपेक के बाद में ये चीज़ थोड़ी सी चेंज हो गई थी। अब इसमें वर्ल्ड का 40% क्रूड ऑयल जो होता है वो इन कंट्रीज से आता है, एंड 80% जो भी ग्लोबल ऑयल की रिजर्व है वो यहाँ पर है। ये यूजुअली हर महीने मिलते हैं और डिटरमाइन करते हैं कि कौन से मेंबर स्टेट्स कितना ऑयल प्रोड्यूस करेंगे। हालांकि कभी कभी एक कार्टेल की तरह भी बिहेव करता है। कार्टेल का मतलब होगा कि एक काइंड ऑफ ग्रुप हो गया जो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, यानी कि पूरे के पूरे वर्ल्ड मार्केट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। अब हुआ ये था ना, रिसेंटली जो ओपेक प्लस था इन्होंने डिसाइड किया था कि पर डे ये लोग अपना ऑयल के प्रोडक्शन को 2 मिलियन बैरल्स तक रिड्यूस करेंगे। अब मिलियन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। बैरल का क्वेश्चन है, एक बार पीवाईक्यू में आया था यूपीएससी में, पर ये बहुत पहले की बात है, 2010 से भी पहले पूछा गया था एक बैरल के अंदर कितने लीटर्स होते हैं। और मैंने भी ये जो दूसरा वाला चैनल है उसमें मैं जब भी बैरल आता है तो मैं कई बार पूछता हूँ। अब कोविड-19 के बाद ना, कोविड-19 के टाइम पे जाहिर सी बात है कि सब कुछ बंद हो गया था, तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज ने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया था इन मेंबर स्टेट्स ने। लेकिन कोविड के बाद में ना इन्होंने लार्जेस्ट कट लगाया था। इन्होंने कहा था कि हम लोग प्रोडक्शन को कम करेंगे। तो यूएस ने एक कानून पास किया था 2022 में। उन्होंने कहा था कि नो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कार्टेल्स बिल नाम से। और उनका क्या एम था, यूएस के जो कंज्यूमर्स थे और बिजनेस थे ना, इनको इस तरह के ऑयल स्पाइक से बचाने के लिए। अब क्या रीज़न थे कि इन कंट्रीज़ ने, ओपेक प्लस ने, अपने ऑयल के प्रोडक्शन को रिड्यूस किया था। व्हाट आर द रीजंस? एक तो ऑयल का प्राइस जो था वो स्काई रॉकेट चला गया, तो इंक्रीज हो गया था क्योंकि रशिया ने यूक्रेन का इन्वेजन किया था। एंड उसके बाद से ही इसमें डिक्लाइन भी देखने को मिला था सितंबर के आसपास, क्योंकि यूरोप के अंदर रिसेशन आने का डर था। अब कल हम लोगों ने इस टॉपिक पर थोड़ी बहुत बात की भी थी, एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फर्दर। चाइना के अंदर भी लॉकडाउन हुआ था। अब चाइना इतनी बड़ी कंट्री है, इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है। चाइना में अगर लॉकडाउन लगेगा तो यानी कि देयर इज़ नो मूवमेंट, देयर इज़ नो इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज़ हैपनिंग, तो वहाँ पर ऑयल का कंजम्पशन कम हो जाएगा। कंजम्पशन कम होगा तो जो प्रोड्यूस करेंगे उनको प्रोड्यूस भी कम करना पड़ेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ऑयल का जो प्रोडक्शन वाला यूनिट होता है ना, जहाँ से निकालते हैं उसको, ज़मीन से फिल्ट्रेशन होता है, फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं, वो पूरा का पूरा सेटअप इतना ज़्यादा कॉस्टली होता है ना कि अगर उसको वो ऑयल का प्रोडक्शन बंद भी नहीं करना चाहेंगे, यानी कि ऑयल जितना बिकता नहीं ना, जिस प्राइस में, मान लो अगर ऑयल जो है वो 100 रुपीज़ लीटर बिक रहा है ना, तो ऑयल को जो प्रोड्यूस करने का पूरा जो सेटअप लगा होता है ना, सेटअप, उसको एक बार सेटअप करने की जो कीमत होती है ना, वो तकरीबन 1000 रुपये पर लीटर के हिसाब से होती है। इतना महंगा होता है वो पूरा सेटअप। तो वो चाहते हैं कि वो सेटअप रेगुलरली रन करता रहे। इसीलिए ऐसा हुआ था कि 2020 के प्रीलिम्स में आपसे ये पूछा गया था, वो वेस्ट टेक्सास वाला क्वेश्चन आया था। कौन सा था, एक और था, देयर वाज वन मोर ऑप्शन, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ऑयल का प्राइस नेगेटिव में चला गया था, कि कंपनीज बोल रही थी हम अपनी प्रोडक्शन यूनिट को बंद नहीं कर सकते, हमारे पास जो ऑयल हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं आप प्लीज़ ले जाओ, हमसे पैसा भी ले जाओ, हमसे ऑयल भी ले जाओ, क्योंकि हम इसको रिजर्व नहीं कर पा रहे, स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। तो इतना प्राइस लो चला गया था। लेकिन किसी कंट्री को खरीद नहीं पा रहे थे, क्योंकि कहाँ स्टोर करेंगे, सबके पास ऑयल की रिजर्व फुल हो चुके थे। अभी जो रिडक्शन है ना, इससे क्या होगा कि प्राइस बूस्ट हो जाते हैं, और ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के लिए फ़ायदे वाली बात बन जाती है। ओपेक प्लस के जो मेंबर्स हैं वो इस बात को लेकर काफ़ी कंसर्न्ड है कि ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और फ्यूचर में हो सकता है ऑयल की डिमांड भी कम हो जाएगी। क्यों? एवरीवन इज मूविंग टुवर्ड्स द रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज। सब कोशिश कर रहे हैं कि ऑयल का प्रोडक्शन के अलावा कंजम्पशन भी कम हो जाए। अब प्राइस का ऑयल इंक्रीज होगा क्योंकि यूक्रेन के अंदर इन्वेजन हुआ था। अब यूक्रेन के अंदर इन्वेजन हुआ है तो उसमें रशिया की तरफ से प्रोडक्शन कम हो गया, और सऊदी अरेबिया को क्या फ़ायदा मिला, क्योंकि एक तो प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया, दूसरा पैसा भी बढ़ा दिया गया इनका। तो ये जो कुछ कंट्रीज़ की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में अपना पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस चीज़ का इम्पैक्ट क्या होता है यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर, यूएस के ऊपर और इंडिया के ऊपर। हमारे लिए यूरोपियन कंट्रीज़ का और यूएस का इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मच ओनली। इंडिया 85% के आसपास हमारा जो क्रूड का मतलब होता है कि वो पूरा का पूरा एक्चुअल में जो ज़मीन से निकाला होता है ना फ्यूल, वो क्रूड में काउंट होता है। इसका ना फिर फिल्ट्रेशन होता है, पेट्रोलियम निकालते हैं, पेट्रोलियम से फिर हम लोग पेट्रोल निकालते हैं, डीजल, कैरोसिन और बाकी बहुत सारे जो इसमें मैटर होता है, उसको फिल्टर करके अलग अलग सेपरेट किया जाता है। तो इंडिया की 85% के आसपास की जो क्रूड रिक्वायरमेंट होती है ना, वो इम्पोर्ट से आती है, यानी कि हम लोग दूसरी कंट्री से खरीदते हैं। अब हमारा जो इसके कारण क्या होगा, हमारा जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है ना, और जो फिस्कल डेफिसिट है, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो ये टॉपिक अपने आप में इकोनॉमी में है पूरा, है ना। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ये आपको अगर इकोनॉमी में आपने पढ़ लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए इसमें बहुत समय लगेगा, 15-20 मिनट। तो मैं आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको पता होगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। तो
इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के अकॉर्डिंगली एवरी टाइम जब भी $10 पर बैरल का इंक्रीज़ होता है ना प्राइस में, तो इंडिया का जो क्रूड ऑयल का बास्केट होता है ना, ये $14 से $15 पर बिलियन के हिसाब तक इंक्रीज़ हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि जब वर्ल्ड में थोड़ा सा भी अगर 1% का भी वहाँ पर इंक्रीमेंट होता है तो इंडिया में इसका जो इम्पैक्ट होता है वो तकरीबन 1.25% तक देखने को मिलता है। तो इंडिया को इसका ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को पड़ता है। हमारा जो जितना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग उस पर ₹100 खर्च करने थे, हमको ₹125 स्पेंड करने पड़ जाते हैं। तो दिस इज़ द इम्पैक्ट दैट इंडिया फेसेस बिकॉज ऑफ द ग्लोबल राइज इन द ऑयल प्राइसेस। तो ओपेक के बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को थोड़ा बहुत, ऑयल के प्राइसेस के बारे में भी। एंड दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। नाउ वी हैव द टॉपिक अफगानिस्तान इज़ ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट बाय इंडिया, ऐसा तालिबान ने बोला है। GS2 का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस में। वी नीड टू अंडरस्टैंड अ लिटिल अबाउट इंडिया एंड अफगानिस्तान रिलेशंस। साथ में ही हम लोग कुछ ये भी देखेंगे माइंड मैप से इंडिया के क्या डेवलपमेंट एफर्ट्स रहे हैं अफगानिस्तान में। अगर हम लोग हिस्टोरिकली जाने की कोशिश करें तो 1950 में हमारी एक फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी इंडिया एंड अफगानिस्तान की। एंड उसके बीच में क्या कुछ हुआ बहुत ज़्यादा हमको याद करना ज़रूरी नहीं है। 2011 में इंडिया और अफगानिस्तान का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन हुआ था। एंड बाद में क्या हुआ, तालिबान ने कैसे टेक ओवर किया, ये आपको पता ही होगा। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच जो मेजरली 2 इश्यूज़ रहे हैं वो कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी को लेकर रहे हैं। कनेक्टिविटी में अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने एक आपता करके हम इसको बोलते हैं 2011 में साइन किया था, अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट एंड ट्रेड एग्रीमेंट। अब पाकिस्तान अलाउ करता है अफगानिस्तान ट्रक्स को जिसमें कुछ सामान इंडिया के लिए आता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो वाघा के चेक पॉइंट के थ्रू पास होता है। एंड सिक्योरिटी अगर बात करते हैं तो तालिबान के कारण से बहुत सारे टेरिटोरियल गेन्स जब से तालिबान ने किया था तो इंडिया को इशू था। एंड अब तो तालिबान ने पूरा का पूरा टेक ओवर कर ही लिया है। बहुत सारे हम लोगों ने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स किए जो कि हम लोग नेक्स्ट माइंड मैप में देखेंगे। इकोनॉमिक रिलेशन की बात करते हैं तो अभी भी इंडिया जो है वो 2nd लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है अफगानिस्तान के एक्सपोर्ट्स के लिए। कनेक्टिविटी में हमारे पास एक एयर फ्रेट कॉरिडोर भी है एंड चाबहार पोर्ट के ऊपर जैसे काम चल ही रहा है राइट नाउ भी। डिफेंस रिलेशंस की बात करते हैं तो अफगानिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज थी जो कि अब नहीं है, वी यूज टू ट्रेन देम। एंड उसके अलावा हम लोगों ने MI-25 के अटैक हेलीकॉप्टर्स भी दिए थे अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान की इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो सेंट्रल एशिया के लिए हमारा गेटवे। द मोमेंट इंडिया की और अफगानिस्तान की रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है पाकिस्तान को दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है अगर इंडिया अफगानिस्तान की रिलेशनशिप स्ट्रांग हो गई और इंडिया को POK वापस मिल गया तो इंडिया को सेंट्रल एशिया के लिए डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट रूट मिल जाएगा। एंड हमारे जो सेंट्रल एशिया में नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं हम उनको एक्सेस कर पाएंगे। सिक्योरिटी के मामले में तालिबान एक अभी भी एक्सट्रीमिस्ट एक ग्रुप है जो वहाँ पर रूल कर रहा है। एनर्जी के मामले में जो तालिबान, ये जो तापी वाला हमारा पाइपलाइन का प्रोजेक्ट था, इंडिया इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी में इसमें स्ट्रेंथ मिलती है। इंडिया ने इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारा किया हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे इंडिया के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं। एंड अफगानिस्तान अपने आप में एक बहुत ही रिसोर्स रिच एरिया है, वहाँ पर ऑयल और गैस वगैरह का है, उसके अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स का प्रेजेंस है। अब इस माइंड में हम लोग देखते हैं कि इंडिया ने क्या क्या डेवलपमेंट एफर्ट्स किए हैं अफगानिस्तान में। तो इंडिया ने बात की थी कि अफगानिस्तान में जो बहुत सारे एरियाज़ है वहाँ पर अराउंड $2 बिलियन के $US के आसपास का इन्वेस्टमेंट करेगा। एंड डोनेशन के मामले में अफगानिस्तान को इंडिया का जो है 5th लार्जेस्ट डोनर है। और रीजनल डोनर की अगर बात करते हैं यानी कि एशियन रीजन के अंदर, तो इंडिया वहाँ का लार्जेस्ट डोनर है। तो अफगानिस्तान में जो अमाउंट डोनेट किया जाता था उसमें सबसे पहले US का और वो जो पूरा NATO ग्रुप था ना, वहाँ से बहुत सारा पैसा आता था। इंडिया ने एक हाई विजिबिलिटी का बहुत सारे लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स वहाँ पर किए थे सेटअप, एंड कुछ स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया था। अगर हम लोग बाकी चीज़ों की प्रोजेक्ट्स की इंपॉर्टेंस देखते हैं तो इससे ना इंडिया का और अफगानिस्तान का सॉफ्ट पावर टच बहुत इंक्रीज होता है, यानी कि डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं। एंड सारी की सारी जो स्ट्रेटजीज है वो डिमांड ड्रिवन है, यानी कि हम आपसे डिमांड करते हैं, आप हमारी डिमांड को फुलफिल कीजिए, हम आपकी डिमांड को फुलफिल करेंगे। सेंट्रल एशिया के लिए कनेक्टिविटी मिलती है अगर इंडिया और अफगानिस्तान की रिलेशनशिप और बेहतर रहती है तो, और सर्विस डिलीवरी बेहतर हो जाएगी। इंडिया फर्दर उनको ट्रेन करता रहेगा, बट अब तो ट्रेनिंग वाली चीज़ के ऊपर बहुत सारे काम रुके हुए हैं। चैलेंजेस आते हैं वही सिक्योरिटी कंसर्न्स के। एक तो POK वाला रूट बंद है, तो वो पाकिस्तान के साथ हमारा एक इशू है। एंड बहुत बार देखा गया कि तालिबान को पाकिस्तान का सपोर्ट मिलता था, बट जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है ना, तो ये थोड़ा सा इशू चेंज हो गया है। अब ये सब देखने को मिल रहा है कि तालिबान और पाकिस्तान की जो आर्मी है, यानी कि ISI की अगर हम बात करते हैं, आर्मी की बात करते हैं, तो उनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं रही है। और कभी कभी इंडिया अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें फॉलोअप नहीं कर पाता, एंड मॉनिटरिंग की कमी रहती है, सस्टेनेबिलिटी के चैलेंजेस आते रहते हैं। तो हम कर क्या सकते हैं, हमको अपना जो पूरा का पूरा एफर्ट है ना, क्योंकि हम लोगों ने की थी ये डिमांड ड्रिवन स्ट्रैटेजी पे काम करता है, बट अगर इंडिया अपने फोकस को एसेट क्रिएशन की जगह प्रोग्राम डिलीवरी के ऊपर फोकस करेगा देन इट विल बी मोर इंपॉर्टेंट। यहाँ पर तालिबान ने जो न्यूज़ में कहा था कि हम लोग ओपन है इंडिया की तरफ से इन्वेस्टमेंट के लिए, वो इसलिए ओपन है।
फिर वहाँ पर बहुत सारे पुअर पीपल भी है। इंडिया आज के डेट में ग्लोबल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। हमारे अगर आप देखोगे 2-3 दिन पहले रिसेंटली जो हमारे यूएन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं रुचिका जी, उन्होंने भी कहा था कि इंडिया इज़ रेडी टू पार्टिसिपेट इन द ग्लोबल पॉलिसीज़। एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में वहाँ पर इंडिया इन्वेस्ट कर सकता है। बहुत सारे अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म पर इंडिया काम कर सकता है, मॉनिटरिंग कर सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में सपोर्ट कर सकता है। और मोर देन दिस दूसरे जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं यानी दूसरी कंट्रीज़ के द्वारा किए जाते हैं, कभी कभी वो भी बीच में रह जाते हैं, तो इंडिया उनको भी कंटिन्यू करके उनमें भी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो तालिबान इज़ इन्वाइटिंग एक तरीके से इंडिया को। एंड डेफिनेटली अगर इंडिया यहाँ पे काम करेगा तो इंडिया का चाबहार पोर्ट वाला प्रोजेक्ट और सेंट्रल एशिया के कनेक्टिविटी एंड देन सॉफ्ट पावर का ये चीज़ें दोबारा से रिन्यू की जा सकती हैं। एक टॉपिक है हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर। GS3 में आप लोग डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। एंड हुआ ये कि इंडोनेशिया में ना रिसेंटली माउंट सेमेरू है। ध्यान रहे इंडिया में सुमेरू एक वर्ड यूज़ किया जाता है, ये माउंट सेमेरू है। एंड इसमें कुछ इरप्शन वगैरह हुआ था। तो इस टॉपिक में हम लोग एक तो पहले ही जानेंगे थोड़ा सा वोल्केनो के बारे में, अंडर सी वोल्केनो, फ्यूल कूलेंट इंटरेक्शन वगैरह क्या होता है। एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंडो पैसिफिक रीजन में देखो इंडिया फॉल्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में। यहाँ पर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में एक रीजनल कॉपरेशन नाम की क्या चीज़ होती है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज़ में भी था, बट ये जो न्यूज़ में था ना ये क्वाड ग्रुप को लेकर के था। और वोल्केनो के बारे में आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। देयर वॉज ए क्वेश्चन इन GS1 मेंस में, क्वेश्चन आया था 2021 के मेंस में। वहाँ पर बात की गई थी कि रिसेंट के जो वोल्केनिक इरप्शंस हुए थे ना उनको लेकर बात की जाए। वो मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाया था बट मुझे याद है वो क्वेश्चन। वोल्केनो की बात करते हैं। वोल्केनो क्या होता है, अर्थ के सरफेस के अंदर जिसमें एक ओपनिंग हो जाती है ना, जहाँ से मैग्मा निकल के आता है। और ये बहुत ही हॉट लिक्विड होता है, फिर सेमी लिक्विड रॉक भी हो सकता है, वोल्केनिक ऐश भी निकलती है, बहुत सारी गैसेस भी निकलती हैं। इसमें अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स जहाँ पर साथ में मिलते हैं ना, वहाँ पर बहुत सारे वोल्केनिक हॉटस्पॉट्स बन जाते हैं। तो कभी कभी बहुत एक्सप्लोजिवली भी निकलता है। अगर आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे तो आपको एक एक्सप्लोजन दिखाई दे रहा होगा वोल्केनिक ऐश का, और इसमें लावा गैस वगैरह सब रिलीज होते हैं वोल्केनो से। एक होता है अंडर सी वोल्केनो, यानी कि समंदर के अंदर पानी के नीचे होता है। तो इसमें जब भी वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वो ओशन के सरफेस के ऊपर विजिबल हो जाता है। कभी कभी ओशन के सरफेस पर विजिबल नहीं होता लेकिन वाटर की मूवमेंट दिखाई दे जाती है। एंड ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि अराउंड 1 मिलियन अंडर सी वोल्केनोज है, तकरीबन 10 लाख के आसपास ऐसे वोल्केनोज जो अंडर सी हैं और मोस्टली टेक्टोनिक प्लेट्स के आसपास ही लोकेटेड होते हैं। तो लावा के अलावा और भी बहुत सारी जैसे ऐश बहुत निकल के आती है, ये सारा का सारा डिपॉजिट फिर ओशन के फ्लोर पर सेटअप हो जाता है। उसके कारण सी माउंट्स बन जाते हैं जिनको हम लोग अंडर वाटर माउंटेन्स भी कहते हैं, लेकिन कभी कभी वाटर सरफेस तक पहुंच भी नहीं पाते। तो फ्यूल कूलेंट इंटरेक्शन, अगर जो मैग्मा वो राइज करेगा, ऑब्वियसली बात है ज़मीन से वो बहुत फोर्स के साथ निकलता है ना पानी के अंदर, समुद्र के पानी के अंदर। उसका टेम्परेचर जो होता है वो तकरीबन 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर जो समर का जो टेम्परेचर रेंज होता है वो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। अगर आपने इंडिया में गर्मी देखी होगी, नाउ थिंक ऑफ इट कि 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास का क्या टेम्परेचर रहता होगा। तो मैग्मा और वाटर के बीच में ना, पानी के बीच में थोड़ी सी थिन फिल्म सी बन जाती है। इसके कारण जो बाकी के आउटर सरफेस होता है ना उसको टाइम मिल जाता है कूल डाउन करने के लिए। एंड फिर ये जब मैग्मा पूरा का पूरा ब्लास्ट आउट होता है तो इससे वोल्केनिक गैस बहुत सारी निकल के आती हैं। तो इसमें बहुत सारे केमिकल एक्सप्लोजन्स होते हैं जिसके कारण एनवायरनमेंट को भी बहुत नुकसान होता है। एक्वा जो पूरा का पूरा एक्वा सिस्टम होता है, एक्वा इकोसिस्टम की हम अगर बात करें, उसको बहुत नुकसान पहुंचता है। हमें समझना पड़ेगा ये रीजनल कोऑपरेशन क्या चीज़ है फॉर द डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इन इंडो पैसिफिक। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट आप समझते होंगे कि कोई भी ऐसी दुर्घटना, ऐसा कोई डिजास्टर, कोई आपदा होने वाली, उसके रिस्क को हम कैसे मैनेज करेंगे। इसके लिए इंडो पैसिफिक रीजन में एक रीजनल कोऑपरेशन पे काम किया जा रहा था। तो क्वाड ने एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एग्रीमेंट को साइन किया था। अच्छा, इसमें समझना क्वाड को इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि क्वाड तो मेंस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, बट जो इंडोनेशिया है ना, अगर इंडोनेशिया में कोई ऐसा इशू होगा ना तो क्वाड ग्रुप विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर हेल्प। इसलिए क्वाड की इंपॉर्टेंस यहाँ पर इंडोनेशिया के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो यानी कि पूरे ही इंडो पैसिफिक रीजन में अगर कोई वल्नरेबिलिटीज़ होंगी, है ना, उसके लिए एक डेडिकेटेड फ्रेमवर्क बनाया गया है कैसे हम लोग अपनी कैपेसिटी पे और कैपेबिलिटी पे काम कर सकते हैं, कैसे हम लोग इंश्योर करेंगे कि इस पूरे रीजन में, इंडो पैसिफिक में जो भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं ना, उन सबको ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। अब इंडो पैसिफिक रीजन में क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती हैं, ये पूरा का पूरा रीजन ही हाईली डिजास्टर प्रोन है ना। ऑल ओवर जो ग्लोबल नंबर की अगर सुनामीज देखते हो, अर्थक्वेक देखते हो, फ्लड देखते हो, वो सारे के सारे इसी रीजन में मिलेंगे आपको मोस्टली। एंड एशिया के रीजन में अगर आप देखोगे तो मोर देन 225 मिलियन लोग हैं जिनको डिस्प्लेस किया गया था, और ये पिछले 10 साल की बात की जा रही है, 10 ईयर्स की।
225 मिलियन के आसपास लोग डिस्प्लेस हो गए थे ओनली बिकॉज ऑफ दिस। फिर हाई टेम्परेचर है, एबनॉर्मल तरीके से फ्लक्चुएशन होता है रेनफॉल में, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स भी होते हैं, उनमें सबमर्ज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें जो हम लोगों ने फ्रेमवर्क साइन किया था क्वाड के साथ, उसमें क्या क्या बात की गई थी, अर्ली वार्निंग सिस्टम सेटअप किए जाएंगे, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस पे काम किया जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट होगा, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी और रेजिलियंस कम्युनिटीज़ बनाई जाएंगी। अच्छा, ये स्क्रीन पर आपको थोड़ा सा अगर ब्लर दिखाई दे रहा होगा तो आप PDF जब चेक करोगे तो PDF में आपको अच्छे से विजिबल होगा, क्योंकि इमेज होती है ना ये माइंड मैप की, इसलिए। अब रीजनल कोऑपरेशन पे काम कर रहे हैं, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट करना है, तो फ़ायदा क्या होगा? पहली बात तो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी अवेलेबल होगी, है ना। डेटा कैसे शेयर करना है, वेदर कैसा चल रहा है, मानसून कैसा है, फ्लड आने के चांसेस है नहीं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आ सकते हैं नहीं आ सकते, रिकवरी कैसे करनी होगी, आपस में पार्टनरशिप कैसे करेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे काम करेंगे, क्या हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या हम लोग क्लाइमेट चेंज के कारण जो बॉर्डर इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, जो रीजनल कोऑपरेशन को और इंपॉर्टेंस कैसे दी जा सकती है, इन सब चीज़ों में इस फ्रेमवर्क के थ्रू काम किया जाएगा। इंडिया की प्रेजेंस किस तरीके से होगी इसमें, हमको इतना ही जानना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ग्लोबल इनिशिएटिव्स में अगर हम बात करेंगे या फिर इंडिया का लीडरशिप रोल ही देख लेते हैं। हम लोगों को CDRI के बारे में पता है, ये आपको पता होना चाहिए। CDRI ये इंडिया के इनिशिएटिव में था, एक कोलिशन है डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। और सेंडाई फ्रेमवर्क भी है। सेंडाई फ्रेमवर्क में क्या है ना, एक फ्रेमवर्क मतलब होता है ढांचा, और जनरली इस तरह के जो ग्रुप्स, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया था, वो क्लाइमेट चेंज, वो उसको ओजोन लेयर, ओजोन के ऊपर जो नुकसान हो रहा था, डैमेज हो रहा था, उसको लेके बनाया गया था। तो मॉन्ट्रियल एक लोकेशन का नाम होता है, उसके बेसिस पर फ्रेमवर्क बनाए जाते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। तो इंडिया इसमें काफ़ी लीड रोल लेके चल रहा है, खास करके साउथ एशियन कंट्रीज़ में, कि कैसे हम लोग डिजास्टर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। एंड बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज है, UNISDR, WCDRR, GPDRR, उन सब के साथ मिलकर भी इंडिया ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए थे। बाकी इस टॉपिक में एज ऑफ नाउ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको चाहो पढ़ना तो उसमें चैलेंजेस भी मैंशनड है एंड वे फॉरवर्ड भी मैंशन है, बट जितना हमारा टॉपिक न्यूज़ में अभी था उसके हिसाब से दिस मच इज इनफ। डू रिमेंबर, जब भी आपको कोई डिजास्टर का टॉपिक आएगा ना, उसमें हमेशा ही मैंशन करना कि क्वाड ग्रुप ने रीजनल कोऑपरेशन किया था फॉर द डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, इसको साइन किया इंडिया ने। ये याद रखना अपने आप में बहुत बड़ा एक वैल्यूएबल पॉइंट बन जाएगा आपके आंसर राइटिंग में। नाउ वी हैव दिस एडिटोरियल। इस एडिटोरियल का टाइटल है पुअर सॉइल मैनेजमेंट विल इरोड द फूड सिक्योरिटी। सॉइल मैनेजमेंट आप समझते होंगे, फूड सिक्योरिटी भी आप समझते हैं, कीवर्ड्स बहुत ईजी हैं। एडिटोरियल को लिखा है कॉर्नर रेड्डी जी ने। ये जो UN का जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके रिप्रेजेंटेशन को लेकर इंडिया के साइड से ऑफिसर इन इंचार्ज हैं। सॉइल का डिग्रेडेशन कैसे होता है, उसके बहुत सारे इररिपेयरेबल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ह्यूमन बींग्स पर भी और हेल्थ के इकोसिस्टम पर भी। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो हेल्दी सॉइल्स हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। दोनों ही तरीके से, जो वाटर पर्कुलेट करता है ग्राउंड के अंदर, उसमें हमारा ग्राउंड वाटर लेवल मेंटेन होता है, हमारा सॉइल का न्यूट्रिशन लेवल मेंटेन होता है, तो प्लांट्स को सपोर्ट मिलता है। अब पूरे प्लेनेट का जो क्लाइमेट होता है ना, उसमें बहुत मदद करती है हमारी सॉइल्स, क्योंकि कार्बन को स्टोर कर लेती हैं। एंड अगर हम लोग बात करते हैं ओशियंस की, ओशियन बिगेस्ट स्टोर कंटेनर्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। इन सिमिलर मैनर जो सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड का, वो हमारी सॉइल्स होती हैं। ये एक बार प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, ये स्टेटमेंट ऐसे आया था। इससे एक अब सॉइल जो है पूरे के पूरे फूड सिस्टम का बेसिक्स है ना, एंड हमारे हेल्दी फूड प्रोडक्शन के लिए भी सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज 5 दिसंबर है, आप लोग इस एडिटोरियल को पढ़ रहे हैं, तो 5 दिसंबर जो होता है ये वर्ल्ड सॉइल डे होता है। एंड इसमें एक थीम है इस बार की हमारी, सॉइल्स वेयर द फूड बिगिंस। इसका मतलब कि लोगों को इस बात के प्रति जागरूक करना है कि कैसे हमारी जो सॉइल हेल्दी होगी, हमारा इकोसिस्टम अच्छा होगा, हमारे ह्यूमन वेलबींग के लिए कैसे हम लोग आने वाले फ्यूचर के चैलेंजेस को हैंडल कर पाएंगे, कैसे हम लोग सोसाइटी को एनकरेज कर सकते हैं कि वो सॉइल की हेल्थ को इंप्रूव करें, कैसे हम लोग सस्टेनेबल मैनेजमेंट के ऊपर और फर्दर काम कर सकते हैं। दिस इज ऑल वी हैव टू मेक श्योर। डिग्रेडेशन क्या होता है सॉइल का और उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। अब सॉइल का डिग्रेडेशन तो बहुत आसान है समझ पाना, यानी कि जब उसके न्यूट्रिएंट का लॉस होता है, उसका पॉल्यूशन हो रहा होता है, तो हमारी सॉइल को बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं और उसका इंपैक्ट जाता है हमारे फूड सिक्योरिटी पर, जो कि सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक या रीजन स्पेसिफिक नहीं होता, वो ग्लोबल लेवल पे जाता है। मेन ड्राइवर क्या होता है इनके कारण सॉइल का डिग्रेडेशन होता है? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है, एंड उसके बाद हमारे माइनिंग होता है, वेस्ट ट्रीटमेंट होता है, एग्रीकल्चर होता है, फॉसिल फ्यूल का एक्सट्रैक्शन होता है, प्रोसेसिंग होता है, ट्रांसपोर्ट का एमिशन होता है। इन सब के कारण हमारा सॉइल का डिग्रेडेशन चलता रहता है। एंड सॉइल का जो न्यूट्रिएंट लॉस होता है, उन सब में सॉइल इरोजन इज द रीज़न, है ना। रन ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है, लीचिंग हो जाती है सॉइल की, और जो क्रॉप के हम लोग रेजिड्यू बर्न करते हैं उन सब का भी नुकसान पहुंचता है। तो अगर ये हम लोग बात करते हैं तो इंडिया की स्पेसिफिक अगर हम बात करें ना, तो जस्ट इन इंडिया ओनली
29% के आसपास हमारा जो लैंड एरिया होता है ना, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है बिकॉज ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन। और ये जो चीज़ होगी ये हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी नुकसान पहुंचाएगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमारे बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के एफर्ट्स कम पड़ जाएंगे, हमारी वाटर की क्वालिटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, सोशियो इकोनॉमिक वेलबींग का हमारा नुकसान होगा, लैंड डिपेंडेंट जो भी हमारी कम्युनिटीज़ होती हैं उनको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो नियरली 3.7 मिलियन के आसपास, यानी कि 37 लाख के आसपास हेक्टेयर ऐसा है जहाँ पर न्यूट्रिएंट लॉस होता है इंडिया में। और अगर हम लोग फर्टिलाइजर्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, इरिगेशन वगैरह के अंदर कंटामिनेशन होता है, इससे फर्दर हमारे ग्राउंड का जो वाटर होता है ना, उसको भी और नुकसान पहुंचना स्टार्ट हो जाता है। इंडिया की कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज क्या रही हैं? आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सुना ही होगा ऑलरेडी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है एक 5 प्रॉन्ज स्ट्रेटजी। जब हम लोग बोलते हैं 5 प्रॉन्ज स्ट्रेटजी का मतलब होता है 1 2 3 4 5। एक तरीके से आप जैसे वो स्पून होती है ना एक, जिसको हम फॉक बोलते हैं, कांटा भी बोलते हैं, कांटे वाली चम्मच बोलते हैं, तो उसको जो फॉक्स होते हैं ना वो प्रॉन्जिंग का ही काम करते हैं। तो हमारी एक ऐसी स्ट्रेटजी बन रही है अभी गवर्नमेंट की जो 5 डायमेंशंस पर काम करेगी, 5 डायमेंशंस पर इंटरवीन करने वाली है। एंड इसमें सॉइल कंजर्वेशन पे काम किया जाएगा। सॉइल को हम लोग केमिकल फ्री बनाना चाहेंगे, राइट। उसके अलावा हम लोग अपना जो सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको एनहेंस करेंगे। सॉइल के मॉइस्चर को ऊपर काम किया जाएगा। सॉइल के डिग्रेडेशन को मिटिगेट किया जाएगा, सॉइल डिग्रेडेशन मिटिगेशन। एंड उसके बाद सॉइल के प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये सारे के सारे काम किए जाएंगे। एंड फार्मर्स के पास पहले क्या होता है, इन्फॉर्मेशन नहीं होती रही, सॉइल की टाइप कैसी होती है, सॉइल में किस मटेरियल की किस न्यूट्रिएंट की कमी है। तो उसी को लेकर के 2015 में आप सबको पता होगा गवर्नमेंट की स्कीम आई थी, है ना, ये सॉइल हेल्थ कार्ड। और सॉइल हेल्थ कार्ड से क्या होता था कि आपकी जो सॉइल है ना उसकी हेल्थ को, करंट स्टेटस को असेस किया जाता था। एंड विद टाइम आपको पता चल जाता था कि मेरे को अपनी सॉइल की हेल्थ में क्या कुछ चेंजेस करने हैं। सॉइल के इंडिकेटर्स होते थे, उसमें डिस्क्रिप्टिव टर्म्स थे जो फार्मर के लिए गाइडेंस के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। उसके अलावा हम लोगों को पता है हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आई थी जो सॉइल के इरोजन को प्रिवेंट करती है, नेचुरल वेजिटेशन पे काम करती है। एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर काम किया जाता है, ग्राउंड वाटर को टेबल को रिचार्ज करने में मदद करते हैं। देन वी हैव दिस नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसमें बहुत सारी ट्रेडिशनल और इंडिजिनस प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया और नेचुरल फार्मिंग हो गया। इन सब से हमारी केमिकल पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। एंड जो हमारा मॉनेटरी बर्डन होता है, पैसों का बहुत सारा बोझ बन जाता है ना छोटे छोटे किसानों के ऊपर, उसका बेनिफिट मिलता है, वो कम हो जाता है। यूएन का जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बहुत सारे मल्टीपल एक्टिविटीज़ लिए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। एंड उन्होंने हमारा जो नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी है और हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, उन सब के साथ मिलकर के बहुत सारे इनिशिएटिव्स पे काम करना स्टार्ट किया था कि ऐसे कुछ टूल्स डेवलप किए जाए, खास करके जो डेटा एनालिटिक्स के टूल्स होते हैं, है ना, जिनसे इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लिए जा सके। दिस कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा एनालिटिक्स एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ये कीवर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए, खास करके जो रेनफेड एरियाज होते हैं, यानी कि वो एरियाज जहाँ पर क्रॉप की जो ग्रोथ होती है ना वो रेन के थ्रू ही हो सकती है, वहाँ पर इरिगेशन के लिए ग्राउंड वाटर इतना अवेलेबल नहीं होता है। देन उसके बाद कुछ टारगेट स्टेट्स के साथ काम करना है। तो रिसेंटली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ मिलकर जो हमारी दीन दयाल अंत्योदय योजना है ना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में, इसमें कुछ लोगों के साथ उनकी कैपेसिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए काम करना स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग अच्छे रेजिलिएंट प्रैक्टिसेस पे काम कर सकते हैं, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होगा और एग्रीकल्चर के न्यूट्री गार्डन्स डेवलप किए जाएंगे। तो राइट नाउ 8 हमारे पास कुछ टारगेट स्टेट्स हैं, जैसे कि हमारा एमपी हो गया, देन मिज़ोरम है, उड़ीसा है, राजस्थान है, उत्तराखंड है और छत्तीसगढ़ है, देन हरियाणा एंड पंजाब है। यहाँ पर क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन को इंक्रीज़ किया जाएगा और लैंडस्केप लेवल की प्लानिंग की जाएगी। लैंडस्केप लेवल की प्लानिंग का मतलब होता है कि पूरा एरिया चेक किया जाएगा, एनालिसिस होगा, कहाँ पर पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है उसको पानी के देंगे, कहाँ पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पर पानी रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो पूरे लैंडस्केप को चेक करके कहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा है, कहाँ पर डिग्रेडेशन ज़्यादा हो रहा है, एवरीथिंग विल बी एनालाइज्ड ऑन फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। आंध्र प्रदेश के अंदर भी जो हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर वर्किंग, वो पार्टनरशिप किया उन्होंने ICAR के साथ, जो कि हमारा इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च है। एंड उसमें वो लोग सस्टेनेबल ट्रांजिशंस कर रहे हैं ताकि एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोच पे काम किया जा सके। तो अगर हम लोग बात करें कि वे फॉरवर्ड में हम लोग कर क्या सकते हैं, है ना, सॉइल का डिग्रेडेशन देख लिया, स्टेट्स देख लिया, इनिशिएटिव देख लिया गवर्नमेंट की, हमारा वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। कम्युनिकेशन के चैनल्स को और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है हम लोगों को, है ना, वार्तालाप, उसमें क्या कुछ कर सकते हैं, एकेडमिक्स के साथ कर सकते हैं, पॉलिसी मेकर के साथ जा सकते हैं हम लोग, एंड देन सोसाइटी के साथ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो डिग्रेडेड सॉइल होती है ना उसमें हम लोगों को आइडेंटिफिकेशन पे काम करना है, उसके मैनेजमेंट पे काम करना है, उसके रिस्टोरेशन पे काम करना होता है, एंड बहुत सारे एंटिसिपेटरी मेजर्स लेने पड़ेंगे। और इसके अलावा
हम लोग टाइमली और एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग पे काम कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग पे काम किया जा सकता है। देन कोऑपरेशन कर सकते हैं और फिर पार्टनरशिप की जा सकती है। सक्सेसफुल जो प्रैक्टिसेस होती हैं हमारी उनको शेयर कर सकते हैं, और यूनिवर्सल एक्सेस हम लोग लेके चल सकते हैं क्लीन एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़ का। और अगर हम लोग ये तो हम लोगों ने देख लिया कि जो गवर्नमेंट वगैरह के लेवल पे किया जाएगा, बट अगर हम लोग बात करें कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या किया जा सकता है, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर वी कैन डेवलप एंड मेंटेन द होम किचन्स। हाँ, होम किचन्स में हम लोग यूज़ करते हैं ना जो वेस्ट चीज़ होती हैं, किचन गार्डन्स भी बोलते हैं हम लोग उनको। एंड उसके अलावा जो लोकली अवेलेबल जो भी फूड वगैरह होते हैं, सीजनली अवेलेबल जो फूड आइटम्स वगैरह हो सकते हैं, उनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं लोकल चीज़ों को अगर इस्तेमाल करेंगे तो दीज आर थिंग्स विच इंडिविजुअल कैन ऑल्सो परफॉर्म। एंड इससे हमारा सॉइल डिग्रेडेशन इंप्रूव होगा, हमारा एग्रीकल्चर इकोसिस्टम मजबूत हो जाएगा, एंड हमारा फंड्स वगैरह मेंटेन हो जाएंगे, स्मॉल जो फार्मर्स होते हैं उनका लाइवलीहुड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इट्स फॉर वंडरफुल टॉपिक। और सॉइल मैनेजमेंट पर क्वेश्चन आए हैं पहले भी, प्रीलिम्स में, मेंस में आ जाते हैं। सो एंड जो एक पर्सन है जो रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया की तरफ से इन द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उनका एडिटोरियल है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वो कहना क्या चाहते हैं। एक और हमारे पास इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है, ये हमारे GS3 के इंडियन इकोनॉमी से है, ई रूपी। ये भी हम लोगों ने पहले कवर किया था, इट्स टाइम टू रिपीट दिस, और एडिटोरियल में आया है और काफ़ी सॉर्टेड सा मटेरियल था। इसलिए वाई हैज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस एन ई रूपी। इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे ई रूपी होता क्या है, इसकी नीड क्या है, क्या रिस्क हो सकते हैं, और क्रिटिक्स क्या बोलते हैं इसके बारे में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली डिजिटल रूपी को पायलट बेसिस पर लॉन्च किया है, एंड कुछ सेलेक्टेड ग्रुप के पब्लिक और प्राइवेट बैंक के द्वारा ये ऑफर किया जा रहा है, क्योंकि ये भी टेस्ट मोड पे एक तरीके से चेक करना चाह रहे हैं कि इंडियन जो सिटीजन्स हैं उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इंडियन मार्केट इसको किस तरीके से एक्सेप्ट करता है, एंड क्या ये ईजी है, क्या ये एफिशिएंट है, क्या इसका फ़ायदा होगा। डिजिटल रुपी क्या है, या फिर इसको हम ई रूपी भी बोल सकते हैं, सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है। इशू कौन करेगा? RBI इशू करेगा। एंड ये हमारा फिजिकल जो कैश होता है ना, वो हम लोग अपने वॉलेट में, अपने जो पर्स में हैंडल करते हैं, उसी के तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिकली हैंडल किया जाएगा और हमारा डिजिटल वॉलेट होगा। चीज़ें वही हैं, आपके पास पॉकेट में 100 रुपीज़ का कैश होता है, वो आपकी वॉलेट में होगा, पॉकेट में होगा। एग्जैक्टली अब जो डिजिटल रुपी होगा उसकी भी वही है, 100 रुपीज़ ही होंगे, बट वो डिजिटल फॉर्मेट में होगा। एंड सारा का सारा मैटर कौन देखेगा? RBI के द्वारा। अब डिजिटल रुपी जो है ये लीगल टेंडर होने वाला है। आपको इंपॉर्टेंट ये है, जब ये चीज़ लीगल टेंडर हो जाती है, यानी कि इंडिया के अंदर एवरीवन हैज़ टू एक्सेप्ट इट इन द मैटर ऑफ एक्सचेंज, यानी कि आप इस डिजिटल रुपी को लेकर के सामान खरीद सकते हैं। हालांकि जो आपके पास डिपॉजिट है ना आपके अकाउंट के अंदर, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आपके पास जो डिपॉजिट होता है ना आपके बैंक के अंदर, जो आपका जैसे मेरे अगर बैंक के अकाउंट के अंदर मान लो 100 रुपीज़ है, तो उसके 100 रुपीज़ के ऊपर मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा, कुछ पैसा मेरा डिपॉजिट रहेगा। बट जो मेरे अकाउंट के अंदर ई रूपी होगा ना, ई रूपी के ऊपर मेरे को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, है ना। एंड सेंट्रल बैंक के द्वारा कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। जो मेरा डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट मतलब मैंने जमा किया हुआ है, वो हमें कन्वर्ट कर सकता हूँ अपने डिजिटल रुपी के अंदर। एंड मेरा जो डिजिटल रुपी है उसको मैं कैश में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं याद रखने की। इस पर आपका हो सकता है कोई प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाएगा कि मेरे जो डिपॉजिट्स हो सकते हैं, दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड। नो, दे कैन बी कन्वर्टेड टू ई रूपी, एंड मेरा ई रूपी को वाइस वर्सा, यानी कि मैं कैश में भी ट्रांसलेट कर सकता हूँ। तो क्या इंडिया को ज़रूरत है इस तरह की ई रूपी की? देखो, चीज़ों को ईजी बनाने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए गवर्नमेंट एवरी टाइम टेक स्टेप्स, नॉट जस्ट गवर्नमेंट, एवरीवन कीप्स इवॉल्विंग। तो RBI का ऐसा मानना है कि जो डिजिटल रुपी है ना, इससे हमारा जो इंडियन रुपी है ना ज़्यादा अट्रैक्टिव करेंसी के तौर पर निकल के आएगा। जब हम इसको क्रिप्टो करेंसी के साथ हम कंपेयर करते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी उसको बहुत सारे इन्वेस्टर्स के द्वारा एक तरीके का फिएट करेंसी का ऑल्टरनेटिव के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन विद टाइम जो सेंट्रल बैंक्स के द्वारा इसका जब डीबेसमेंट होगा तो ये अपनी वैल्यू को लूज़ कर देगा। लेकिन इस तरह के ट्रेंड से ना इंडिया की सॉवरेनिटी को नुकसान हो सकता है। तो सारे जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि खुद का डिजिटल करेंसी ही हो जाए। तो RBI भी ऐसा बिलीव करता है कि जो डिजिटल रुपी होगा ना, ये ईजी होगा, ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा इसको प्रोड्यूस करना, क्योंकि फिजिकल कैश को प्रोड्यूस करना बहुत कॉस्टली होता है। एंड जो ट्रांजेक्शन्स होंगे ना डिजिटल रुपी के अंदर, ये इन कंपैरिजन टू द फिजिकल ट्रांजेक्शन ज़्यादा ईजी होंगी और अथॉरिटीज़ इनको ट्रेस बहुत आसानी से कर सकते हैं। बट कुछ रिस्क भी होने वाला है। भाई ये डिजिटल चीज़ है तो ऑनलाइन चीज़ों का रिस्क तो होता ही है। आज जब सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी आया है ना, तो इंटरनेशनली बहुत सारे लोगों को इस बात पर बिलीव कर रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम को बंद कर देगा। कैसे कर देगा? जो हमारा इंटरेस्ट रेट होता है ना, जो हमारे बैंक्स ऑफर करते हैं, थोड़ा सा लो होता है। तो लोग कोशिश करते हैं कि अपने बैंक के डिपॉजिट को वो डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, सिंस उनको लगता है कि इनके ऊपर कुछ खास इंटरेस्ट तो मिलना नहीं है। तो ये शिफ्ट देखने को मिलेगा।
अब होता क्या है ना, जब बैंक्स को पता चलेगा कि यार हमारा तो जो डिपॉजिट था वो चेंज हो रहा है, बैंक तो डिपॉजिट के ऊपर काम करता है, बैंक के पास अपना डिपॉजिट होता है तभी तो वो आगे लोन दे पाता है ना कंपनीज़ को, करोड़ों के अंदर अरबों में, उसी से बैंक भी अर्न करता है। अब लोग अपने डिपॉजिट को जब पता चलेगा कि यार कैश वो इंटरेस्ट तो मिल नहीं रहा है, इसको चलो ई-रुपये में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड लेट्स यूज़ दिस, तो बैंक के पास तो पैसा कम पड़ जाएगा और बैंक रन वाली सिचुएशन आ जाती है। बैंक रन का मतलब क्या होता है कि जब इकोनॉमी के अंदर कुछ फॉल देखने को मिलता है ना, और लोगों को लगता है कि बैंक जो है वो बंद हो सकता है, इस बैंक के पास पैसा नहीं है अभी, तो लोग अपना डिपॉजिट को निकालना स्टार्ट कर देते हैं, विड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं, उसे बोलते हैं बैंक रन सिचुएशन। हो सकता है कि ये सिचुएशन आगे फर्दर एस्केलेट हो जाए। डिजिटल रुपये इंडिया के ट्रांजिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, खास करके जब हम बोलते हैं कैश लेस सोसाइटी बनाने के लिए। जब इसका डिजिटल रुपये का इस्तेमाल बढ़ेगा, इवेंचुअली जो फ्री बैंक्स होते हैं ना, उनको सफिशिएंट कैश मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि उनको अपनी लोन बुक्स में भी कुछ चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। एंड अगर डिजिटल रुपये जो होगा उसका डिपॉजिट थोड़ा सा जो वर्चुअल मनी होता है उसके इक्विवेलेंट देखने को मिलेगा, तो ये जो डिपॉजिट्स क्रिएट किए गए थे ना इनिशियली, ये लोन के तौर पर इस्तेमाल भी किए जा सकते हैं। तो ऐसे केस के अंदर बैंक्स को थोड़ा सा जो बैंक रन का इशू होगा वो थोड़ा सा उनका रिड्यूस हो सकता है। बट सिंस ये एक नया इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, तो हर चीज़ के कुछ ना कुछ चैलेंजेस, इश्यूज तो होंगे। क्रिटिक्स भी कुछ ना कुछ बोलेंगे कि ये ऐसा मैटर है, ये वैसा मैटर है। राइट नाउ तो वो इतने ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं है इस बात को लेकर कि गवर्नमेंट ने ई-रुपये का कॉन्सेप्ट लेके आए, क्योंकि उनको लग रहा था कि ऑलरेडी देयर आर टू मच ऑफ डेवलपमेंट्स हैपनिंग इन द डिजिटल ट्रांजेक्शन वर्ल्ड। तो उन्होंने ये कहा था कि जो ये डिजिटल करेंसीज होती है ना, इनके कारण बैंक्स के पास एक पावर आ जाएगी कि वो, इन्होंने पहले भी कहा था ना कि फिजिकल ट्रांजैक्शन के मुकाबले में डिजिटल करेंसी में बैंक्स की अथॉरिटीज़ जो होंगी वो ट्रेस अच्छे से कर पाएंगी। तो उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना ज़्यादा अथॉरिटी होगी आपकी हर एक्टिविटी को ट्रेस करने की। नॉट जस्ट द एक्टिविटी, योर इकोनॉमिक एक्टिविटी विल बी ट्रेसेबल नाउ। आपने कहाँ पर अपना पैसा डिपॉजिट किया, किसको ट्रांजेक्शन किया, क्या सामान खरीदा आपने, किसको गया कितना पैसा, तो एवरीथिंग विल बी ट्रेस। कैश के मामले में कहाँ ट्रेस कर पाते हैं? आपके जेब में 1000 रुपये होते हैं, आप 1000 रुपये का कैश कहाँ दे रहे हो, कोई ट्रेस नहीं कर सकता ना उस चीज़ को। बट डिजिटल अमाउंट के अंदर वो ट्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। जो फ्यूचर है हमारे सेंट्रल बैंक के डिजिटल करेंसीज का, एज की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है उसको रिप्लेस करके ये डिजिटल रुपये को इंट्रोड्यूस कर दिया जा सके। तो थोड़ा सा ओवरब्लो हो सकता है ये। बहुत सारे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनकी डिमांड है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स के द्वारा कि दे आर सेइंग वी आर ऑलरेडी डिजिटल, तो वाई टू प्रोड्यूस समथिंग वेरी न्यू, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का मार्केट डाउन चला। अगर देखो सक्सेसफुल हो गया डिजिटल करेंसी, तो जाहिर सी बात है क्रिप्टो करेंसी ज़्यादा काम नहीं करेगा। एंड लोगों को चाहिए मनी के मामले में, पीपल एवरीवन नीड्स कि कुछ ऑथेंटिक हो, कुछ अकाउंटेबल चीज़ हो, कुछ सेफ और सिक्योर हो। पैसा तुम लोग इन्वेस्ट कर देंगे बट सेफ्टी की क्या गारंटी है, रिटर्न कितना मिलेगा? तो दिस इज समथिंग विच कैन गिव देम एन आइडिया कि ओके व्हाट इफ नॉट द क्रिप्टो करेंसी। एंड क्रिप्टो करेंसी ना लोगों को समझ में आया भी नहीं है। आप में से कितने लोग अभी राइट नाउ वीडियो को देख रहे हो, आप लोगों को पता नहीं है, आप लोगों ने बस न्यूज़ के तौर पर और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिप्टो करेंसी को पढ़ लिया, आपके पास 4 पॉइंट्स है लिखने को, बट व्हेन इट कम्स टू द रियल एक्चुअल यूज़ मोस्टली को नहीं पता है यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द डिजिटल करेंसी ना, वो आपके लिए बिल्कुल सेम होगा। एग्जैक्टली राइट नाउ अपने आप अकाउंट से कैश निकाल रहे होते हो ना अपने वॉलेट से, और दुकानदार को दे रहे होते हो, बस उसका डिजिटल फॉर्मेट हो जाएगा। तो लेट्स सी हाउ इट रोल्स आउट। गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट किए, अभी पायलट प्रोजेक्ट पर चल रहा है, देखते हैं कि कौन से सिटीज़ में लॉन्च हुआ है, कौन से बैंक्स रन कर रहे हैं। आप भी कोशिश कीजिएगा, सर्च करो, यूज़ करना स्टार्ट करो एंड स्टार्ट टू एजुकेट द पीपल ऑल्सो अराउंड यू।